हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कमलेश कुमार गुप्ता, सरस्वती विद्या मंदिर बरवाद सेना बेतिया। इस चैप्टर में और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2 के बारे में, जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट, साइंस क्लास 7। अभी तक हम लोग जितने भी चैप्टर पढ़े हैं, जिसमें चैप्टर 1, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 है, वो हम लोग का अप्रैल का सिलेबस था। और उस अप्रैल के सिलेबस में हम लोग 1, 3 और 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। मई के सेशन में हम लोग को पढ़ना है चैप्टर 2, चैप्टर 5 एंड चैप्टर 8। तो आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ चैप्टर 2 के बारे में। जैसे हम लोगों ने चैप्टर 1 पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था न्यूट्रिशन इन प्लांट के बारे में। न्यूट्रिशन का मतलब हम लोग जानते ही हैं, नरिशमेंट, कि कोई भी जीव जंतु या पेड़ पौधा भोजन क्यों ग्रहण करता है और उसके फ़ायदे कैसे होते हैं। प्लांट्स में ये सिस्टम अलग होता है, क्योंकि प्लांट्स अपना भोजन खुद बनाते भी हैं और खुद खा भी सकते हैं। यानी कि भोजन बनाना और खाना दोनों सिस्टम प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं। इसीलिए उनको हेटेरोट्रॉप्स नहीं बल्कि ऑटोट्रॉप्स कहा गया है। लेकिन बाकी सभी जो जीव जंतु हैं, जानवर हैं, वो तो अपना भोजन नहीं बना सकते। वो अपने भोजन के लिए पूरी तरह से प्लांट्स पर डिपेंडेंट हैं। विश्व में जितने भी जीव जंतु पाए जाते हैं, जितने भी जानवर पाए जाते हैं, वो सब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंडेंट हैं। ऐसे जीव जंतु भी हैं जो प्लांट नहीं खाते हैं, पौधे नहीं खाते हैं। जैसे मान लीजिए कॉर्निवोरस एनिमल्स, जिसमें शेर, बाघ, चीता और इस तरह के जानवर आते हैं जो दूसरे जानवरों को खाते हैं, उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। लेकिन वो भी इनडायरेक्टली प्लांट पर डिपेंडेंट है, क्योंकि ऐसे कॉर्निवोरस एनिमल्स या मांसाहारी जानवर जो अपना भोजन दूसरे जानवरों से प्राप्त करते हैं, वो जानवर किसी न किसी रूप से प्लांट पर डिपेंडेंट है। क्योंकि इस पूरे पृथ्वी पर भोजन बनाना का जो प्रोसेस है, वो सिर्फ प्लांट ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। इसीलिए पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीव जंतु डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपना भोजन प्लांट से प्राप्त करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि भोजन करने के बाद क्या होता है। वैसे हम लोग जानते ही हैं, चैप्टर 1 में हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई भी जीव जंतु जब भोजन करता है तो ये भोजन हमारे शरीर में कुछ मुख्य कार्य करता है। जैसे हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, दैट मीन्स गिव एनर्जी, ताकि हम अपने प्रतिदिन के कार्य को प्रतिपादित कर सकें। अगर हम लोग भोजन नहीं करेंगे तो हम लोग जो डेली वर्क, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक जितना भी एक्टिविटी करते हैं, शारीरिक क्रियाकलाप करते हैं, ये सारी एक्टिविटीज़ नहीं हो जाएंगे, नहीं हो पाएंगे। सोने के बाद भी हमारा शरीर के बहुत सारे अंग, जो ऑर्गन्स हैं, वो काम करते रहते हैं। जैसे हम लोग का हार्ट है, 24 आवर काम करता है, तो उसे भी कार्य करने के लिए ऊर्जा चाहिए, और ये ऊर्जा भी हमें भोजन से प्राप्त होती है। तो भोजन का एक मुख्य कार्य हो गया कि हम लोग के शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, ताकि हम लोग के शरीर के सारे अंग कार्य करते रहें। दूसरा, भोजन किसी भी प्राणी या जीव जंतु के डेवलपमेंट में और ग्रोथ में हेल्प करता है। कोई भी जीव जंतु जब से पैदा होता है, तब से धीरे धीरे एज के साथ, उम्र के साथ उसका शरीर का साइज बढ़ता जाता है, उसके शरीर की मजबूती बढ़ती जाती है। ये सब भोजन के कारण ही हो पाता है। वैसे आप देखे होंगे कि ऐसे लोग जो सही तरीक़े से भोजन नहीं कर पाते हैं, उन्हें अच्छे भोजन प्राप्त नहीं होते हैं, उनका शरीर
कमज़ोर होता है और ठीक से ग्रोथ नहीं कर पाता है। इसलिए कहा जाता है कि हमें अच्छे भोजन का सेवन करना चाहिए जिससे हमारे शरीर को लाभ हो। तीसरा काम है कि हमारे शरीर में होने वाले टूट फूट को रिपेयरिंग करना। हमारे शरीर में कुछ डैमेजेस हो सकते हैं, इन डैमेजों को सुधार करना भी हमारे भोजन का ही कार्य है, यानी भोजन के द्वारा ही हो पाता है। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ इस चैप्टर का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे कि भोजन किसी भी प्राणी के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, खासकर इंसानों के लिए। वैसे सभी जीव जंतु भोजन करते हैं, जो छोटे होते हैं कम भोजन करते हैं, जो बड़े होते हैं ज़्यादा भोजन करते हैं। लेकिन सबका भोजन अलग अलग होता है। सभी जीव जंतु एक ही तरह का भोजन नहीं करते हैं। हम लोग जो भोजन करते हैं, ये भोजन हमारे शरीर में क्या कार्य करता है, उसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ फैक्ट्स बनाए हैं। जैसे भोजन से हम लोग तो एनर्जी मिलता ही है, लेकिन ग्रोथ के रूप में और रिपेयरिंग के रूप में हमारे भोजन हमारे शरीर में क्या काम करता है, वो यहाँ हम लोग थोड़ा फैक्ट्स के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। इस पेज में मैंने जो पहला क्वेश्चन लिखा है, वाई डू एनिमल ईट फूड, इसका आंसर पहले चैप्टर के वीडियोस में और नोट्स में बताए गए थे, वही आंसर यहाँ भी होगा। तो अब चूँकि आप लोग जानते ही हैं, इसीलिए इसका आंसर आप लोग खुद से लिख सकते हैं। ये फैक्ट्स क्या क्या हैं? जैसे हम लोग का शरीर है, शरीर हड्डियों और मांस से बना हुआ है। इस शरीर में अलग अलग तरह की हड्डियाँ पाई जाती हैं, अलग अलग तरह के सेल्स पाए जाते हैं। कुछ लिक्विड हैं, कुछ सॉलिड हैं, कुछ बहुत ज़्यादा सॉलिड हैं। तो ये सभी चीज़ों का निर्माण कैसे होता है? जैसे हमारा ब्लड, जो कि हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। ब्लड हमारे शरीर में सर से लेकर पांव तक 24 आवर फ्लो करता रहता है। ये हमारे शरीर का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम का मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। जैसे मान लो आपको कहीं जाना हो तो आप लोग व्हीकल का इस्तेमाल करते हैं या पैदल जाते हैं। उसी तरह ब्लड हमारे शरीर में कार्य करता है। हमारे शरीर में जितने भी चीज़ों की आवश्यकता होती है, कहीं पर भी वो सारी पूर्ति ब्लड के द्वारा होता है। इस ब्लड में दो तरह के सेल्स पाए जाते हैं। वैसे सेल तो बहुत तरह के पाए जाते हैं, लेकिन दो सबसे इम्पॉर्टेंट हैं, रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स, जिसे हम लोग RBC और WBC के नाम से भी जानते हैं। RBC जो सेल है, उसका लाइफ पीरियड यानी जीवित रहने का जो समय है, वो लगभग 100 से 120 दिन तक होता है। यानी RBC का एक सेल बनने के बाद 100 दिन तक या 120 दिन तक ही जीवित रह सकता है। लेकिन वहीं अगर वाइट ब्लड सेल WBC है, ये लगभग 13 से लेकर 20 दिन तक जीवित रह सकता है। यानी कि RBC के मुकाबले WBC का लाइफ पीरियड कम होता है। WBC 20 दिन बाद अपने आप मर जाएगा और उसकी जगह पे नए WBC क्रिएट हो जाएंगे। हमारा स्किन सेल, हमारे शरीर के ऊपर के जो स्किन है, ये लगभग 4 सप्ताह तक जीवित रह सकता है। यानी कि प्रत्येक 4 सप्ताह के बाद हम लोग के शरीर का स्किन नया हो जाता है। वैसे देखने में तो कभी लगता नहीं है कि हम लोग का शरीर का स्किन बदल रहा हो, जैसा है देखने में एकदम वैसा ही लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे शरीर के अंदर ही अंदर ये सारे प्रोसेसेस चलते रहते हैं और हमारा स्किन हर 4 वीक में चेंज हो जाता है। ब्रेन सेल्स, हमारे दिमाग में जो सेल्स पाए जाते हैं वो थोड़े अलग किस्म के होते हैं। ये पूरे लाइफ पीरियड में जन्म के समय
एक ही बार क्रिएट होते हैं और फिर हमारे साथ ही जीवित रहते हैं, हमारे साथ ही मरते हैं। यानी कि इनका लाइफ स्पेन इंसान के लाइफ स्पेन के बराबर होता है। पूरे लाइफ पीरियड में किसी भी समय में ब्रेन के जो सेल्स हैं ना तो क्रिएट होते हैं और न ही डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, लेकिन नया ब्रेन सेल नहीं बन सकता। तो ब्रेन सेल का लाइफ स्पेन हम लोग के लाइफ स्पेन के बराबर होता है। बोन सेल, हमारी हड्डियों में जो सेल्स पाए जाते हैं वो 14 दिन से लेकर 90 दिन तक जीवित रह सकते हैं। वैसे हमारे बोन में अलग अलग तरह की हड्डियाँ पाई जाती हैं, उसके सेल्स भी अलग अलग तरह के होते हैं। तो कुछ सेल्स 14 दिन तक जीवित रहते हैं, कुछ 90 दिन तक जीवित रह सकते हैं। तो इसीलिए कहा गया कि बोन के जो सेल्स हैं यानी कि हड्डियों के जो सेल्स हैं वो भी 14 दिन से लेकर 90 दिन तक जीवित रह सकते हैं। लीवर, हमारे शरीर का मुख्य पाचन अंग, ये इसके जो सेल्स हैं वो 300 दिन से लेकर 500 दिन तक जीवित रह सकते हैं। इसके अलावा हमारा शरीर, अब देख रहे हैं कि हम लोग के शरीर का हर एक हिस्सा, हर एक पार्ट, हर एक सेल, बोन, ब्लड जितने भी हैं वो कुछ पार्टिकुलर टाइम पीरियड तक ही जीवित रहते हैं और उनके बाद वो डेथ हो जाते हैं और उनकी जगह पे नए सेल्स बन के आ जाते हैं। एक इंसान की एवरेज लाइफ पीरियड 60 से 70 साल होती है और इस 60 से 70 साल के लाइफ पीरियड में WBC कितनी बार कन्वर्ट हो चुका होता है। हमारा पूरा का पूरा ब्लड जो है वो लगभग 4 महीने में नया हो जाता है पूरी तरह से। हमारे स्किन 7 दिन में पूरी तरह से नए हो जाते हैं, 4 वीक्स में। हमारा ब्रेन वो तो लाइफ पीरियड चलता है, लेकिन शरीर के जितने भी अंग हैं, उसके जितने भी सेल्स हैं, जितने भी पार्ट्स हैं, सब के सब अपना एक लाइफ स्पेन रखते हैं और उस लाइफ स्पेन में वो चेंज हो जाते हैं। लेकिन हम लोग का शरीर 60 से 70 साल तक जीवित रहता है और इस 60 से 70 साल के लाइफ पीरियड में हमारे शरीर के सभी हिस्से कई बार बदल चुके होते हैं। हम लोग का शरीर पूरा का पूरा ऊपर से लेकर सिर से लेकर पैर तक 7 से 10 साल में नया हो जाता है। यानी कि आज हम लोग के पास जो पूरा का पूरा शरीर है वो अगले 7 साल बाद एकदम पूरी तरह नया हो जाएगा। लेकिन ये बदलाव बहुत धीमा होता है और इसको हम लोग महसूस नहीं कर सकते। वैसे अगर पूरे उम्र का फ़ोटो खींच के रखा जाए और उसको हर 7 साल या 10 साल बाद हम लोग मैच करने का प्रयास करेंगे तो थोड़ा बहुत बदलाव उसमें आता जाता है। बचपन से लेकर, बचपन में हम लोग जिस तरह का शरीर होता है, जिस तरह का फेस होता है, शरीर की जिस तरह बनावट होती है, 8-10 साल बाद, 7 से 10 साल बाद वो थोड़ी बदल जाती है। वैसे करके धीरे धीरे बूढ़े होने तक हम लोग का शरीर लगभग 7 से लेकर 10 बार बदल चुका होता है। यानी कि हम लोग अपना शरीर खुद बदलते रहते हैं। ये सारा जो क्रिया होता है ये भोजन के कारण होता है। अगर हमें भोजन न मिले तो ये सारी चीज़ें नहीं हो पाएंगी। न ब्लड बनेंगे, न सेल्स बनेंगे, न ब्रेन बनेगा और न ही हमारे शरीर को नरिशमेंट मिलेगा। इसी बीच में और किसी कारणवश कोई सेल डैमेज हो गया चोट लगने से या किसी कारणवश से, तो फिर से उसको रिक्रिएट करने का काम हम लोग का शरीर का है और वो भोजन की सहायता से उसको फिर से रिक्रिएट कर सकता है। इसीलिए अगर कहीं पर हम लोग को घाव लग जाता है, चोट लग जाती है, तो वो कुछ दिन बाद अपने आप फिर से रिपेयर हो जाता है। तो ये महत्व है भोजन का हमारे शरीर में। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं हेल्थ। हम लोग भोजन करते हैं, उसके पीछे सबसे मुख्य कारण यही है कि हम लोग का हेल्थ कैसा होना चाहिए। हेल्थ कैन बी डिफाइंड एज द फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल-बीइंग। It refers not only to be absence of disease but the ability to recover and bounce back from the illness and other problems. अब जो हेल्थ का मतलब हम लोग समझते हैं
स्वस्थ रहना। शरीर में रोग, किसी भी बीमारी का नहीं होना है, सिर्फ हेल्थ नहीं कहलाता। ऐसा हो सकता है कि किसी के शरीर में कोई बीमारी ना हो, लेकिन सिर्फ बीमारी का ना होना ही हेल्थ नहीं कहलाएगा। इसके साथ साथ उसका मेंटल स्थिति कैसी है, मानसिक रूप से वो स्वस्थ है कि नहीं, उस पर भी हेल्थ डिपेंड करता है। और दूसरा, सोसाइटी में जब रहते हैं तो सोसाइटी में किसी भी व्यक्ति का बिहेवियर कैसा है, वो अपने आसपास रहने वाले लोगों के साथ किस तरह व्यवहार करता है, ये भी हम लोग के स्वास्थ्य में गिना जाता है। अगर हम अपने आसपास रहने वाले लोगों के साथ ठीक से व्यवहार नहीं कर पाते हैं, ठीक से कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाते हैं, ये भी एक बीमारी के रूप में हमारे शरीर में गिना जाता है, जिसे हम लोग मानसिक बीमारी कहते हैं। जैसे बहुत सारे लोग पागल हो जाते हैं, उनको एसाइलम में रखना पड़ता है, उनके शरीर में कोई बीमारी नहीं है, कोई डिजीज़ नहीं है, लेकिन मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, इस कारण से भी वो बीमार कहलाएंगे। तो हेल्थ कहने का मतलब होगा कि पहला कि फिजिकल रूप से उसमें कोई बीमारी ना हो, मेंटल रूप से कोई बीमारी ना हो, और तीसरा आसपास रहने वाले लोगों के साथ उसका व्यवहार कैसा है, वो भी हेल्थ में ही गिना जाता है। अगर हम लोग का व्यवहार अपने आसपास के लोगों के साथ ठीक नहीं है तो हम लोग को बीमार समझा जाएगा। इसीलिए कहा जाता है हेल्थ इज़ वेल्थ। कितना ही पैसा बना लीजिए, कितना भी आप अमीर हो जाइए, लेकिन अगर आपके पास हेल्थ नहीं है, अगर आप स्वस्थ नहीं हैं, तो उन सभी चीज़ों का उपयोग आप नहीं कर सकते। इसलिए स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। हेल्थ को प्रभावित करने वाले बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। जैसे हम लोग का हेल्थ कैसे डिपेंड करता है, हम लोग का शरीर एक मैकेनिकल मशीन है, और ये मशीन जब तक काम करता रहेगा तब तक स्वस्थ रहेगा, काम नहीं करेगा अस्वस्थ हो जाएगा। अगर हम लोग अपना ब्रेन का उपयोग कर रहे हैं तो ब्रेन धीरे धीरे करके डेवलप होता रहेगा। अगर शरीर का उपयोग कर रहे हैं तो शरीर डेवलप होता रहेगा और स्वस्थ रहेगा। अगर हम अपने दिमाग का उपयोग नहीं करते हैं तो दिमाग धीरे धीरे डल हो जाता है, बैठ जाता है। अब दिमाग का जितना ज़्यादा उपयोग कीजिएगा, दिमाग उतना तेज़ी से काम करना शुरू कर देगा। हमारा हेल्थ जो है वो 4 चीज़ों पर डिपेंड करती है: जेनेटिक, एनवायरमेंटल, फैमिली एंड सोसाइटी एंड एजुकेशन। किसी भी व्यक्ति का हेल्थ इन 4 चीज़ों पर डिपेंड करता है, क्योंकि ये 4 चीज़ें जो हैं व्यक्ति के हेल्थ को प्रभावित करती हैं। कुछ बीमारियां हमें अपने पूर्वजों से प्राप्त हो सकती हैं। हमारे आसपास के वातावरण से हम लोग का तबीयत खराब हो सकता है, जो कि जनरली होता है। हमारे फैमिलीज और सोसाइटी में जो लोग रहते हैं उनके कारण भी हमारे हेल्थ पर इफेक्ट पड़ता है। जैसे आप लोग कोरोना वायरस का इफेक्ट देख रहे हैं। अब कोरोना वायरस के कारण किसी और को कोरोना वायरस ने पकड़ा, अब उसके कारण उसके आसपास रहने वाले लोग भी प्रभावित हो रहे हैं। तो इसके कारण भी हम लोग का हेल्थ प्रभावित हो सकता है। और एजुकेशन, कितना पढ़ा लिखा है उस पर नहीं, एजुकेशन करने का मतलब हुआ वो कितनी जानकारी रखता है, कितना बुद्धिमान है, उसके पास बुद्धि कितनी है। बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होने से भी कुछ नहीं होता, बुद्धि से होता है। अगर बुद्धि है तो उसको एजुकेटेड कहा जाएगा, और एजुकेटेड है तो अपने हेल्थ के प्रति वो पूर्ण जागरूक रहेगा। इसीलिए एजुकेशन पर भी हम लोग का हेल्थ डिपेंड करता है। अब उसके बाद आते हैं मेन पॉइंट्स पर। फिर से हम लोग को घूम फिर के उसी पॉइंट में पहुंचना है जिसका नाम है भोजन। भोजन के मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, इसके बारे में हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, वाटर एंड रफेज, या डाइटरी फाइबर्स भी कहा जाता है उनको। तो ये हमारे मेन कंपोनेंट्स हैं। इसका आंसर आप लोग जानते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग लिख सकते हैं। हमारे शरीर में डाइजेशन यानी भोजन का जो पाचन है वो भोजन को हमारे माउथ में यानी मुंह में रखने के बाद से ही शुरू हो जाता है। डाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि हम लोग भोजन खाए और जाकर शरीर में उसका पाचन हो गया, वो शरीर में एब्जॉर्ब हो गया, ये नहीं होता। वो एक पूरे प्रोसेस का एक छोटा सा पार्ट है। डाइजेशन करने का मतलब हुआ कि हम लोग जो भोजन खाते हैं वो भोजन एक कॉम्प्लेक्स केमिकल है,
बहुत जटिल स्ट्रक्चर होता है उसका। हम लोग जब भोजन खाते समय उसको मुंह में रखते हैं, मुंह में रखने के बाद चबाते हैं, चबाने के साथ साथ ही हम लोग के शरीर में भोजन का डाइजेशन शुरू हो जाता है, भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। और भोजन का पाचन कैसे होता है? उन सभी कॉम्प्लेक्स फूड को तोड़ने से। हम लोग उसको चबाते हैं, उसमें अपने माउथ का सलाइवा यानी कि लार मिक्स करते हैं, फिर अलग अलग स्टेजेस में जाते हुए वो शरीर में जाके उसका पाचन होता है, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में एक छोटा सा होमवर्क आप लोग के लिए। इस वीडियो में मेनली हम लोग को पढ़ना है डाइजेशन इन एनिमल, जिसमें ह्यूमन बीइंग यानी कि हम लोग क्या है, हम लोग के शरीर में डाइजेशन कैसे होता है उसको पूरे डिटेल में थोड़ा पढ़ना है। लेकिन अदर जो एनिमल्स हैं, छोटे से लेकर बड़े तक, वो सब डाइजेशन कैसे करते हैं, वो सब भोजन कैसे करते हैं, उनका भोजन कैसा होता है, उसके बारे में एक टेबल क्रिएट करना है आप लोग को। पेज नंबर 11 में दिया हुआ है 2.1 टेबल नंबर। इसमें एनिमल्स के नाम दिए हुए हैं, जैसे स्नेल, एंट, ईगल, हमिंग बर्ड, लाइस, मस्कीटो, बटरफ्लाई एंड हाउस फ्लाई। इनका भोजन कैसा होता है, काइंड ऑफ फूड, किस तरह का भोजन करते हैं, इसके आपको लिखना है। आप लोग जानते हैं कि सभी तरह का भोजन नहीं करते हैं, तो कौन किस तरह का भोजन करता है वो इसमें आपको नोट करता है। और खाने का तरीका कैसा है, क्या वो चबा के खाते हैं या ऐसे ही निकल जाते हैं या कोई और तरीका अपनाते हैं। जैसे नीचे में कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, खाने के तरीके, मोड ऑफ फीडिंग नीचे में दिए हुए हैं, उन्हीं के द्वारा आपको समझ के टेबल को फिलअप करना है कि कौन सा जानवर भोजन किस तरह कौन सा भोजन करता है और किस तरह करता है, इसको इस टेबल में फिलअप करना है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग चैप्टर को एक्चुअली में स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।